सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 12वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ अतीत में दबे पाँव। ये आज हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, ये दो प्राचीन सभ्यता है हमारे यहाँ की, है ना। और ये जो सभ्यता है कहाँ है, दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के, और हड़प्पा भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो ये जो सभ्यता है ये पूरे विश्व में जितने पुराने मिस्र और मेसोपोटामिया की है, ठीक है, उतना ही पुराना ये सभ्यता भी है। इसकी घर की बनावट, रहन सहन कैसी है वो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसके आगे का भाग आज हम पढ़ेंगे। चलिए ये देखिए, ऐसा चबूतरा जैसे बना के उसके ऊपर में घर बनाते हैं। फिर आज ये बौद्ध स्तूप है ना। तो जो राज राज परिवार है या जो प्रमुख जो भी व्यक्ति रहते थे, है ना, उनका जो घर है वो बाकी अन्य लोगों के घर से वो ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। और वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे समझ लीजिए राजभवन और धर्म से संबंधित जो भवन है ना, राजसत्ता या धर्मसत्ता जो बोलते हैं, तो इन दोनों का जो घर है, रहने का स्थान है, वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग और ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार जहाँ अन्न भंडार वगैरह जो बोल सकते हैं इसको, है ना, है। यह अनुष्ठानिक महायज्ञ भी जो सिंध घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ अद्वितीय मतलब अनोखा वास्तुकला, जो घर की बनाने की जो शैली होती है ना, घर मंदिर इस तरह की जो बनाने की शैली होती है ना, उसको बोलते हैं। तो दरअसल यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका, ठीक है। मतलब ये जो बड़े बड़े जो चीज़ें हैं, इमारतें हैं, यही अपने मूल अवशेष से सबसे ज़्यादा बचा हुआ है। बाकी जो छोटे मोटे थे वो तो पूरा नष्ट हो गया है, जैसे छोटे छोटे घर रहे होंगे, है ना, वो सब नष्ट हो गया है। तो ये जो बड़े बड़े राजभवन जैसे बोल सकते हो, या शासन करने वाले जो लोग हैं, है ना, तो ज्ञानशाला, सभा भवन, ऐसे जो इमारतें हैं, कोठार आदि, है ना, तो ऐसे जो बड़े बड़े जो इमारतें हैं ये अभी बचा हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। बाकी इमारतें इतनी उचड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनकी उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है, ठीक है। बाकी इतना उजड़ गया है, ख़राब हो गया है कि उसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है, ठीक है। नगर नियोजन क्या, जैसे आज के शहरों में देखेंगे तो बढ़िया प्लाटिंग करते हैं, उसमें घर बनाते हैं, और उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पानी की निकासी, बिजली, पानी, इस तरह के जो भी चीज़ें हैं उसको सुनियोजित ढंग से उसको बस्ती को, शहर को बसाया जाता है। तो ठीक वैसे ही मोहनजोदड़ो की जो नगर नियोजन है, नगर बसाने की जो योजना है ना, प्लान है, वो भी बहुत ही अनूठी है, स्पेशल है।
इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं, है ना। इस कथन का जो अभिप्राय है, मतलब है, आप बड़े चबूतरे जो इधर पिक्चर में दिखाई, ये बड़े जो चबूतरे हैं, है ना, तो ये जो बड़े चबूतरे हैं उसके नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। भांपना मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो। इमारतें भले खंडहर में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफ़ी है। यहाँ की कमोबेश कमोबेश मतलब कम ज़्यादा सारी सड़कें सीधी हैं, ठीक है, या छोटी हो या बड़ी हो, सभी सड़कें कैसी है, सीधी हैं या फिर आड़ी, ठीक है, सीधी है या फिर आड़ी है। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के जो वास्तुकार है, जो भवन निर्माण बनाने वाले जो हैं, इंजीनियर बोल सकते हो, ये इनको ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्क कॉलोनियों में हमें आड़ा तिरछा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बना देता है, ठीक है। जहाँ पर आड़ा तिरछा इधर उधर जो गली या रास्ता हुआ होता है, वहाँ पर थोड़ा आसान नहीं होता है ना। रहन सहन थोड़ा नीरस लगता है, मतलब ठीक ढंग से जो सुनियोजित नहीं रहता वो, है ना, वो स्थान। शहरों में नियोजित के नाम पर भी हमें अराजकता इस ज़्यादा हाथ लगती है। और शहरों में भी अगर देखें तो नियोजन के नाम से, नियोजन मतलब जो नाना प्रकार के प्लान बनाते हैं बसाने के लिए, तो उसके नाम से भी हमें अराजकता ज़्यादा ही दिखाई देती है। ब्रासीलिया ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, ठीक है। ये जो ब्रासीलिया है, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद, ये जो तीनों स्थान हैं, वहाँ की जो सभ्यता है वो ग्रिड शैली के शहर हैं, ठीक है। वो कौन सी शैली है, ग्रिड शैली, जो आधुनिक मतलब अभी के नगर नियोजन के प्रतिमान, मतलब उसी उसके नमूने हैं ये सभी। अभी जो हमारे जो बड़े बड़े जो शहर दिखाई दे रहे हैं, वो उस समय के नमूने हैं बोल सकते हो, प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बनावट शहर से खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है, ठीक है। लेकिन उसकी जो बनावट है शहर के खुद विकसने, मतलब शहर अपने आप जो विकसित हुआ है ना, उस पर आशंका व्यक्त हो रहा है, समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें साक्षर मतलब क्या, पढ़ा लिखा होना, है ना, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। जो उन लोग पढ़ाई लिखाई किए थे, उसमें जो नगर नियोजन और वास्तुकला है उसकी कितनी भूमिका थी, कितना स्थान था। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती, ठीक है। देखिए ऊपर हम स्तूप देखे हैं, है ना, वो चबूतरे के पीछे गढ़, गढ़ मतलब किला, और उसके जस्ट ठीक सामने, उसके ठीक सामने जस्ट सामने उच्च वर्ग की बस्ती, मतलब उच्च वर्ग के जो भी लोग रहते रहे होंगे, है ना, उन लोगों की बस्ती। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। उसके पीछे तरफ सिंधु नदी भी बह रही है, कितना, 5 किलोमीटर दूर। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरब पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों के जमघट हैं, दक्षिण हिस्से में देखेंगे तो जो टूटे फूटे घरों की जमघट है, वह कामगारों की बस्ती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्तूप है, इस स्तूप के पीछे गढ़ है। गढ़ है मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ घर, है ना, और उसके सामने उच्च वर्ग की बस्ती, मतलब जो भी उच्च वर्ग के जो भी लोग रहे होंगे, है ना, चाहे वो धर्म सत्ता से संबंधित हो या फिर राज सत्ता से संबंधित हो, है ना, तो ऐसे जो लोगों की जो बस्ती है उसके जस्ट सामने था, है ना।
और फिर वहीं जो दक्षिण भाग में जो टूटे फूटे घरों का जो हिस्सा है बहुत सारा, है ना, यह कामगारों की बस्ती है। किसकी बस्ती है? कामगारों की, मतलब कारीगर लोगों का, है ना। कहा जा सकता है इतर वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, है ना। इसके कहा जा सकता है इतर वर्ग, है ना, इतर वर्ग की संपन्न समाज में, इसके अलावा भी जो संपन्न समाज के जो वर्ग होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था, है ना। ऐसा करके वो अंदाजा मतलब लगा रहे हैं। कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5,000 साल तक टिक सके। ठीक है, मतलब इन लोग का अनुमान है ना, जो इसकी खुदाई कर रहे हैं वो पुरातत्ववेत्ता है, उन लोगों का मानना है कि जो कमज़ोर लोग रहे होंगे, कमज़ोर लोग कहने का मतलब कि जो छोटे निम्न वर्ग के जो लोग रहे होंगे, उन लोगों का घर इतना मजबूत नहीं रहा होगा कि वो 5,000 साल तक टिक सके। ठीक है, ये 5,000 साल पहले की ये सभ्यता है ना। तो इतना दिन तक टिक सके ऐसी इतनी मजबूत नहीं था उन लोगों की बस्ती। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी, उन लोगों की जो बस्तियां हैं और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके में 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। ठीक है, ये जो सभ्यता है इसकी खुदाई कितने साल हो गए खुदाई करते? 100 साल। और 100 साल में इसके सिर्फ 1/3 हिस्से की ही खुदाई हो पाई है। अब वह भी बंद हो चुकी है, अब वो उसको भी बंद कर दिया गया है। हम पहले स्तूप के टीले से हम पहले स्तूप के जो टीले हैं उसके महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है ना। पता नहीं सायास सायास है या संयोग, पता नहीं सायास है कि संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम दैव मार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। ठीक है, वहाँ उस समय जो खुदाई हुआ है उसका जो उस सभ्यता की जो सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा, जहाँ पर लोग नहाते थे, स्नान करते थे, वो कैसा होता था? वो सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान, मतलब किसी पूजा वगैरह के एक का हिस्सा होता था। ठीक है, अभी जैसे हम कुछ कुछ जो त्यौहार में सुबह सुबह नहाते हैं, है ना, तो यही सब चीज़ जो है इसी प्रकार का वहाँ उस समय भी कुछ कर्मकांड रहा होगा, है ना, अनुष्ठान रहा होगा। तो कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। कुंड कितना कितना क्या है? 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा, गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती है, जिसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पाँत में, मतलब पंक्ति में, लाइन में 2 पाँत में 8 स्नान घर है। उत्तर में 2 पाँत में दोनों लाइन में 8 स्नान घर है ना, मतलब लाइन से 4 4 करके 8 स्नान घर है। इसमें किसी का द्वार किसी दूसरे के सामने नहीं खुलता, और ये सभी का जो मुख है, द्वार है, वो एक दूसरे किसी के सामने नहीं खुलता है ना। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। और सिद्ध वास्तुकला मतलब ये जो घर बनाने की जो कला है ना, उसमें ये महारत हासिल है। इसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये सब बना हुआ है ना, कुंड है। देखिए अगल बगल सीढ़ियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव,
इस कुंड में खास बात क्या है, पक्की ईंटों का जमाव, मतलब ऐसा उसको रखा गया है, जमाया गया है। कुंड का पानी, कुंड मतलब क्या, जहाँ पानी भरा रहता है ना, तालाब जैसे, उसी को हम कुंड बोलते हैं। तो कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आ जाए, इसके लिए कुंड के तल और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मतलब ना तो जमीन का पानी रिस कर इसमें मिल जाए, और ना ही बाहर का पानी उसमें मिल सके। इसके लिए क्या किया है इन्होंने, जो तल में नीचे जो, और उसके दीवार, जो कुंड बनाए हैं उसके तल में और उसके जो दीवार है उस पर ईंटों के बीच, ईंटों के बीच में क्या कर दिया है, चूने और चिरोड़ी, इसके गारे बनाकर, जैसे हम अभी घर बनाते हैं तो सीमेंट का जो गारे बनाते हैं, है ना, बीच बीच में उसको जोड़ने के लिए सीमेंट को डालते हैं ईंटों में, तो वैसे ही उस चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ पूरी दीवार खड़ी की गई है, मतलब पीछे की जो दीवार है, पार्श्व मतलब क्या, पीछे है, पीछे की जो दीवारों के साथ पूरी दीवार खड़ी की गई है। इसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है, इसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग हुआ है। इसके लिए कुंड में पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है ना, दोहरे घेरे वाला अकेला कुआं है, दोहरे घेरे वाला अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र और या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इसकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। ठीक है, आजकल हम जैसे देखते हैं शहरों में जो नालियां हैं उसको सीमेंट से बना तो रहता है, लेकिन वो खुला रहता है, लेकिन उस समय का 5,000 साल पहले का जो नालियाँ है वो पक्के ईंटों का है, और उन नालियों को उस ईंटों से ही ढका गया था, खुला नहीं छोड़ा गया था, जैसे आज हम देखते हैं और शहरों में खुला रहता है और उसी के ऊपर सब ठेला वगैरह सब लगा रहता है ना। ये देखिए ऐसा जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी सभ्यता की अनूठी विशेषता है। देखिए, ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जल निकासी के लिए, पानी निकालने के लिए ये कैसी व्यवस्था की गई है ना, उसका एक नमूना देखिए। चलिए आगे देखते हैं। आइए, पक्की और आकार में समरूप, मतलब एक जैसे, एक धूसर ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई है ना। पक्की और आकार में समरूप, मतलब एक जैसे धूसर ईंटों से, ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान हो गई है ना। इस ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर कहते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। महाकुंड को पूरा ध्यान से देखने के बाद अब गढ़ की परिक्रमा की, मतलब परिक्रमा कर मतलब घूमकर देखना, परिक्रमा मतलब घूमना। चले, कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। ठीक है, विशाल कुंड के दूसरी तरफ क्या है, विशाल बड़ा सा कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। ठीक है, ये कोठार क्या है, अन्न भंडार है। टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो भी अनाज वगैरह हासिल होता था या मिलता था उसको यहीं जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप, इसका जो निर्माण है ना, रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया जा सकता है, कयास मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। ठीक है, 9 चौकियों के 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है तथा गली है जहाँ बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये 9 चौकियों की 3 कतार है, मतलब लाइन से 9 के, समझ लिए धान या अनाज रखने के लिए 9 ठो
वो बनाया गया है, कोठार बनाया गया है ना। और उसके एक तरफ एक गली भी, जहाँ बैलगाड़ियों का उनके जिनके प्रयोग से के साक्ष्य मिलते हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक है, जैसे अभी हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, है ना, तो उस समय भी बैलगाड़ी का जमाना रहा होगा, तो उसी में सामान लाने ले जाने के लिए काम किया करता रहा होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। क्यों बोला जा रहा है भाई, इतना बड़े बड़े जो अन्नगार है, ठीक है, कोठार मिला है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस सिंधु घाटी की सभ्यता में सिर्फ व्यापार ही उन्नत नहीं था, खेती भी उन्नत होती थी, मतलब अच्छा खेती किसानी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, इसका आयात करते थे। मतलब बरसों, मतलब इससे पहले दिन तक यही लोग यही सोचते थे कि यहाँ अन्न नहीं उगाते थे, बाहर से मंगाते थे, लाते हैं, इसका आयात करते थे करके। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया, और ये जो अन्न भंडार है उस चीज़ को निर्मूल साबित कर दिया। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतिहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। खेती किसानी और पशुपालन करने वाले लोग ही थे करके बोल रहे हैं। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। लोहा का शुरू नहीं हुआ था उस समय, लेकिन पत्थर और तांबे की बहुतायत थी, बहुत मात्रा में मतलब यूज़ किया जाता था। पत्थर सिंध में ही था, पत्थर जो है सिंध में ही था। तांबे की खानें राजस्थान में थी, और तांबे की जो खदानें कहाँ हैं, राजस्थान में थी। इसके उपकरण खेती बाड़ी के प्रयोग के लिए प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल में होते थे। ठीक है, और मिस्र और सुमेर वो भी प्राचीन सभ्यता है, तो वहाँ पर किसकी उपयोग किया जाता था औजार वगैरह बनाने के लिए? चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। रबी की फसल क्या? गर्मी में जो हम फसल लगाते हैं, है ना, वो रबी की फसल है। तो यहाँ पर भी रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत मिलते हैं। ठीक है, पुख्ता मतलब अच्छा प्रमाणित सबूत मिलते हैं। वह सभ्यता का तरयुग था। वह सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। ठीक है, और वो जो सभ्यता है धीरे धीरे सूखे में ढल गया। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे।